अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है श्याम जान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज पाकिस्तान कहानी की 12वीं किस्त आपके सामने आने लगी। बहुत मज़ेदार और बड़ी दिलचस्प कहानी बनने जा रही है। आज के एपिसोड में जो हम बात करते आ रहे थे ना, शिमला और ख़ास तौर पे फिर लखनऊ पैक्ट जो मैंने ये भी कहा था कि 75% आपकी फ्रीडम मूवमेंट लखनऊ पैक्ट से क्लियर हो जाती है। आज ये सारी कनेक्टिविटीज जुड़ने लगी। आज वो सवाल जो अक्सर हमें कई जगहों पर बैठे हुए लोग कर देते हैं, क्या जरूरत थी पाकिस्तान बनाने की, कांग्रेस के साथ ही मिल जाते, एक हिंदुस्तान में जनाब हम चलते, क्या जरूरत थी। फिर जमीयत उलमा हिंद का जो तस्वुर था कि पूरे बड़े सगीर में हमने इस्लाम के झंडे गाड़ने हैं, तो इसलिए हमें अलहदा से एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं चाहिए। आज के लेक्चर में हमें वाज़ेह हो जाएगा कि जनाब हमारी लीडरशिप जो जो कर रही थी और उसके मुकाबले में जो कांग्रेस की इंटेंशन थी, आज हमें क्लियर होगी। आज हमें यह क्लियर होगा कि नो डाउट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की पॉलिटिक्स बहुत इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले कर रही है मुस्लिम पॉलिटिकल राइट्स के लिए, लेकिन साथ साथ इस मुस्लिम लीग की पॉलिटिक्स को कांग्रेस की हठधर्मी, कांग्रेस की तरफ से आने वाली रिजिड पॉलिटिकल अप्रोच, उसने और ज्यादा कैटलिस्ट का रोल प्ले किया। एज अ पॉलिटिकल ओपोनेंट, कांग्रेस वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। कैसे? तो आज शुरू करते हैं जी। जनाब हमने बात की थी कि 1928 में साइमन कमीशन आ गया इंडिया। साइमन कमीशन इंडिया आया और हमने बात की थी, ये कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि कांग्रेस 1920 लेट 1920s की वो तो आज़ादी के बारे में सोच रही थी। बहरहाल ये डिसाइड नहीं हो रहा था कि आज़ादी का तरीका कैसा हो, ये हमने पिछले लेक्चर में बात कर ली। मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट किया था कि जी नॉट इवन अ सिंगल मुस्लिम वाज मेंबर ऑफ साइमन कमीशन। जब मुस्लिम है ही नहीं कोई मेंबर, तो जनाब हमारे राइट्स को समझेगा कौन। अब जब साइमन कमीशन जाहिर है सरकार ने अनाउंस कर दिया, उसने तो आना ही आना है, तो साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन आया तो बड़ी दो पॉलिटिकल पार्टीज ने तो कॉपरेट करने से रिजेक्ट कर दिया। मुस्लिम लीग में उस वक्त एक छोटी सी डिवीजन हो गई थी, शफी लीग बन गई थी। वो रेलिवेंट इतना तो नहीं है, लेकिन फिर भी शफी लीग का ख्याल ये था कि जनाब हमें बातचीत करनी चाहिए। मेन स्ट्रीम में बाकी सारे जिना के साथ ही थे। यही वो फेज है जिसमें फिर साइमन कमीशन के मेंबर आए लाहौर। लाहौर आए और लाहौर उस वक्त का लाहौर जो है वो इनकलाबी तहरीकों का गढ़ था। आज का लाहौर में जो इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन है, वो उस वक्त लाला लजपत राय, बहुत बड़ा नाम है, लाला लजपत राय का कॉलेज था। और वहीं पे तो ये बड़े लोग जिस तरह वो भगत सिंह वगैरह, वो वहीं पे तो स्टूडेंट थे और ये सारे मार्क्सिस्ट थे। जनाब रेलवे स्टेशन पे इन्होंने जनाब अंडे और टमाटर के साथ जो है साइमन कमीशन का इस्तकबाल किया। लाठीचार्ज भी हुआ, उसमें लाला लजपत राय जख्मी भी हुए। उन्हीं जख्मों की ताब ना लाते हुए कुछ महीने बाद जो है वो उनकी वो फोत भी हो गए। लेकिन जनाब मासूम मासूम से बेचारे 6 ब्रिटिश और एक उनका बेचारा मासूम सा उनके ऊपर सर साइमन, इनोसेंट से ब्रिटिश, उनको अंडे टमाटर पड़ गए भाई जी। तो अंग्रेज पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट लंदन में, वो तो हिल के रह गई भाई जी। हमारे जनाब 6-7 लोगों की सिक्योरिटी नहीं कर सका गवर्नर जनरल। पंजाब का गवर्नर क्या कर रहा है, और ये इसको बुलाओ ना जरा वजीर अमूर हिंद, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स। अच्छा मजे की बात ये है, उसका नाम बेचारे का ऐसा था कि इंडिया में तो वो जुबान ज़दे आम हो गया। नाम है उसका ब्रेकन हेड, BRI जो है वो के, ब्रेकन हेड, वो एक ही वर्ड है, लेकिन इंडिया में मशहूर हो गया ब्रोकन हेड। तो ब्रेकन हेड को ब्रिटिश पार्लियामेंट में बुला लिया। उन्होंने कहा भाई तू वजीर था, तेरे कहने पे जो है, तेरी रिकमेंडेशन पे साइमन कमीशन बना, गवर्नर जनरल से तूने मुशावरत की, उसने भी तुझे ओके किया, ये क्या हो रहा है। मासूम से हमारे अंग्रेज एक भी मर जाता तो हम क्या मुंह दिखाते, ठीक है, तो बुला लो। अब तो ब्रेकन हेड साहब की तो वजारत जाती नजर आ रही थी कि भाई गई, नहीं बचता वजीर। अब उसने अपनी वजारत बचानी भी है और ब्रिटिश पार्लियामेंट को इत्मीनान में भी लेना। और जनाब बड़ी तकरीर की, वो बड़ी मशहूर तकरीर है, ये तारीख का हिस्सा बन गई हुई।
उन्हें तकरीर की और कहा ना शुक्रे इंडियंस, बेवफा लोग, हमने इन्हें जमहूरियत दी 1892 में, हमने इन्हें 1909 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्सपैंड करके दी, हमने इन्हें बायकैमरल लेजिस्लेचर दिया 1919 में, हमने इन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए, पहले मुस्लिम्स को दिए फिर सिखों को दिए, हमने इन्हें डायरकी दी। हम तो सोच रहे थे आगे इनको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दें, हम तो सोच रहे थे आगे इनको ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की तर्ज पर हुकूमत साजी की इजाजत दे दें, पर ये नाशुक्रे लोग, बेवफा लोग, इनको क्या पता ब्रिटिश सरकार के साथ इन्होंने बहुत गलत काम किया। अगर ये इतने ही काबिल लोग हैं, अगर ये इतने ही जीनियस लोग हैं, तो ये खुद बताएं हमें कि इनको क्या चाहिए। लो जी, उस जज्बाती तकरीर से ब्रैकनहेड ने आर्जी तौर पर अपनी वजारत तो बचा ली, पर जनाब अखबारों ने, इवन ब्रिटिश अखबारों ने भी कोट कर दिया अगले दिन के अखबारों में, चैलेंज ऑफ लॉर्ड ब्रैकनहेड। इंडिया के अखबारों में भी बात आ गई, इंडिया की सियासत में थरथली पड़ गई। उन्होंने कहा जनाब ऐसी की तैसी जनाब वजीर अमूर हिंद की कि हमें जनाब कहता है कि हमें कुछ बनाना नहीं आता, हमें कुछ करना नहीं आता। तो आओ सारे मिल जाते हैं और सारे मिल के जनाब एक लायमल बना के अंग्रेजों के मुंह पे मारते हैं कि जनाब हमें ये चाहिए, और वो जो चाहिए उसकी तैयारी एक अरसे से कांग्रेस कर रही है, और वो जो चाहिए मुस्लिम पर्सपेक्टिव में उसकी तैयारी 1927 से जिना भी कर रहा है। लो जी, एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई, कमेटी मोतीलाल नेहरू ने उसको लीड किया, और उस कमेटी ने, क्योंकि चीजें तो बनी पड़ी थी, बस मौके की तलाश थी, तो जनाब विद इन नो टाइम 1928 में हमें 4-5 महीनों में ही एक कंसोलिडेटेड डॉक्यूमेंट मिलता है जिसको हम कहते हैं नेहरू रिपोर्ट ऑफ 1928। बड़ी मजेदार रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट आप किसी भी हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स के स्टूडेंट को दिखा दें और उसको कहें जनाब कि एक कॉलोनियल वर्ल्ड में, एक कॉलोनियल पावर के खिलाफ कॉलोनाइज्ड पीपल के रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलके ये मसवदा बनाया, इसको पढ़ो, उसको तनाजुर ना बताएं कि हिंदुस्तान में कितनी कौमें रहती हैं, मुस्लिम्स का क्या है, एक कौम है जी इंडियंस, और ये इन्होंने डॉक्यूमेंट बनाया, आप इस पर कमेंट करें। नेहरू रिपोर्ट इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट रिपोर्ट्स इन द कॉलोनियल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। जहां जहां साम्राज्य निजाम, नौबादियाती निजाम है, उनकी तारीख उठा के देखने, इतनी जबरदस्त रिपोर्ट आपको कहीं नहीं मिलेगी। मगर अगर इंडिया में एक कौम होती और इंडिया में एक कौम नहीं थी, इंडिया में वाज़ेह तौर पर मुख्तलिफ कौमें थी, और जिनमें सबसे बड़ी कौम जो माइनॉरिटी के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप जो है वो समझना चाहता है तो ऑफ कोर्स हिंदू तो थे ही थे, लेकिन माइनॉरिटीज की दूसरी बड़ी कौम आप कह रहे हैं वो मुस्लिम थी। तो कहीं ना कोई तो फिर इशू होना है ना। अच्छा, अब हम जब किताबों में पढ़ते हैं ना तो नेहरू रिपोर्ट में भाई जिन्ना साहब शामिल हो जाते। जिन्ना साहब नेहरू रिपोर्ट में नहीं है, याद रखिएगा। कहां है जिन्ना साहब? 27 में दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल दे रही हैं, 29 में 14 पॉइंट्स दे रही हैं, ये 28 वाले ईयर में जिन्ना साहब कितने हैं? इनको भी चाहिए था ना जिन्ना साहब को भी कि ये भी नेहरू रिपोर्ट में आ जाते और अपनी बातें मनवाते, डायलॉग करते कांग्रेस के साथ, अपनी जो बातें दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल के 4 पॉइंट्स थे वो इंक्लूड करवा लेते। तो इसको कई जो फिर एंटी पाकिस्तान एलिमेंट हैं और कई जो लोग जो बड़ा स्केप्टिकली देखते हैं वो कहते हैं जी इस फेज में जिना जो है वो चला गया था यूरोप, उधर से फिर जब उसको वहाँ से उसकी जनाब ब्रेन वॉशिंग की गई, उसको वापस भेजा गया, इसलिए उसने आगे 29 में नेहरू रिपोर्ट का तोड़ निकाला 14 नकात की सूरत में। तो जिना तो अंग्रेजों का एजेंट था जनाब, ये देख लें, ये इसीलिए करना। अच्छा, जब आप तारीख उठा के देखेंगे तो वाकई 1928 में जिना इंडिया में नहीं था। 1928 का जिना इंग्लैंड में था, यूरोप में और जगह फिरता रहा। तो बंदा कहता हाँ यार ये तो वाकई, ये तो सच लगता है, ये तो वाकई जिना जो है वो वहां से पूरी स्कीम लेके आया कि नेहरू रिपोर्ट क्योंकि इतना बेहतरीन डॉक्यूमेंट है, इसका तोड़ कैसे निकालें। तो अंग्रेजों ने वहां पर जिना को कहा होगा कि हाँ ये इस तरह तोड़ निकालो। जिना वापस आया, उसने फोड़ा, फजूल बात। 1928 में एक जिना नहीं, कई पॉलिटिशियंस यूरोप की मुख्तलिफ पार्लियामेंट्स के स्टडी टूर पे गए हुए थे।
इनमें कांग्रेस का उस वक्त का एक बहुत बड़ा लीडर, ये जिस तरह वो आज प्लेयर नहीं है, वो श्रेयस अय्यर जो इंडियन क्रिकेट टीम में नया नया उभरता खिलाड़ी, तो वो भी उस वक्त का बड़ा लीडर एयर, IYER। तो एयर साहब भी थे और भी लोग थे, और ये खास तौर पर 1909 से ये प्रैक्टिस ब्रिटिश चला रहे थे, और 1919 के बाद और ज्यादा बेहतर चलाना शुरू कर गए थे कि कुछ पॉलिटिशियंस को पकड़ना, यानी उनको सिलेक्ट करना, और उनको फिर मुख्तलिफ यूरोपियन पार्लियामेंट्स का विजिट करवाना, वो उनकी वर्किंग देखें, उनके पैटर्न्स देखें। तो ब्रिटिश ये वाला काम करवा रहे थे। ये आज भी चल रहा है। अगर इस वीडियो को सुनने वाले किसी भी फैमिली में कोई MPA, कोई MNA है, वुमेन कोटा में से स्पेसिफिकली अगर है, तो कॉमनवेल्थ बड़ी मशहूर ऑर्गेनाइजेशन है, कॉमनवेल्थ वाले हर साल 2 साल बाद पार्लियामेंटेरियंस को बुलाते हैं, उनके सेमिनार करवाते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करवाते हैं। सही है जी। तो ये प्रैक्टिस आज भी चल रही है, कॉमनवेल्थ की वो प्रैक्टिस तो ब्रिटिश करवाते थे, तो इसलिए भाई जिना जो है वो 28 में वहां था, तो गलत बात ना करें। तो एक चीज तो ये समझने की जरूरत है। अच्छा, पिछली जो लेक्चर्स में मैं कमेंट्स देख रहा था, और काफी लोग जो है वो कह रहे थे कि जी फलाने बंदे का जिक्र नहीं किया आपने, फलाने बंदे का जिक्र नहीं किया। तो देखें जी, मैं केस ऑफ पाकिस्तान को इस कहानी की सीरीज के जरिए जस्टिफाई कर रहा हूं, और उस केस ऑफ पाकिस्तान का न्यूक्लियस जो है वो फिर वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, और उस न्यूक्लियस का भी न्यूक्लियस फिर जिन्ना साहब है। सही है ना जी। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बाकी जो है लोग उनकी कोई सर्विसेज नहीं है, ठीक। मैंने किताब का भी हवाला दे दिया था, मुस्लिम अगेंस्ट मुस्लिम लीग, उसमें आपको जो है वो काफ़ी लोगों का भी कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप जोर से कि एक बंदे की सियासी खिदमात ही को नहीं है मुस्लिम्स ऑफ इंडिया के लिए, मजहबी खिदमात होंगी, सियासी खिदमात नहीं है, तो आप उसको ज़बरदस्ती बीच में लेंगे, वो भी फ्रीडम मूवमेंट में, तो ऐसा ना करें। अब्दुल हक मुहद्दस देलवी, अब्दुल हक मुहद्दस देलवी, ये मुजद्दद अली सानी से भी बड़ा नाम है। इनकी जो दीनी खिदमात हैं वो मुजद्दद से भी बड़ी है, लेकिन वो आपकी फ्रीडम मूवमेंट या पाकिस्तान अफेयर का हिस्सा नहीं है, क्योंकि उनकी सियासी खिदमात नहीं है। आपके इस पाकिस्तान अफेयर या पाकिस्तान कहानी के पीछे जितने हमने लोगों की कनेक्टिविटी जोड़नी है, उनकी जिनकी सियासी खिदमात है, और वो सियासी खिदमात भी वन वे और दी अदर मुस्लिम पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस या मुस्लिम सेपरेट आइडेंटिटी के लिए, हम उनको भी बीच में नहीं लेके आते कि जो सियासी खिदमात तो कर रही की उन्होंने, लेकिन मुस्लिम सेपरेट पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस के लिए नहीं, एक इंडियन कॉन्शियसनेस के लिए। तो हम तो एक केस ऑफ पाकिस्तान को जस्टिफाई कर रहे हैं ना जी, लेकिन हम बाकियों को रिजेक्ट नहीं कर रहे। बादशाह खान बड़ा नाम है, अली बरादरान बड़े नाम है, समझ आ रही? हम किसी को रिजेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन हम अपने केस को जस्टिफाई कर रहे हैं। सो ये इसका मतलब अगर कोई एक्सक्लूड हो रहा है तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम उसको ऑल टुगेदर के नफी कर रहे हैं, ये ज़हन में रखिएगा। लो जी, शुरू कर बात को लेके आते हैं दोबारा। और दूसरी बात, सॉरी, मेरा ये मानना है कि कनेक्टिविटी के बगैर कोई आपको कोई डिसिप्लिन समझ नहीं आ सकता, और ये तो बड़ा स्ट्रांग हिस्टोरिकल कनेक्टिविटी है, इसलिए जो पिछली लेक्चर्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में है, उनको ज़रूर देख लें, क्योंकि आज का लेक्चर तो पिछली अगर कनेक्टिविटी है नहीं तो मे भी कोई पिछला लेक्चर समझ आ जाए, आज का तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा, क्योंकि पॉइंट्स ही ऐसे तगड़े आने लगे हैं नेहरू रिपोर्ट के भी, और नेहरू रिपोर्ट को जब फिर काटा जिन्ना ने 14 पॉइंट से, उसके भी, और फिर दोनों का कंपैरिजन, तो एक नई दुनिया में आप चले जाएंगे। आपको एक ऐसा जिना आज फील होगा कि एज इफ कि यार आपके साथ बैठा हुआ इतना बड़ा लीडर है। पॉलिटिकल विजडम के कॉन्टेक्स्ट में there is difference between a leader जो के पॉलिटिक्स कर रहा है, हकूक की पॉलिटिक्स कर रहा है, और एक लीडर जो पॉलिटिक्स कर रहा है, हकूक की पॉलिटिक्स कर रहा है, बट कीपिंग इन व्यू अगले 8-10 डेकेड्स को मद्देनजर रखते हुए, जिन्हें इस कैटेगरी में आता है पॉलिटिकल विजडम। आज आपके पास अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिटिशियंस हैं उनके पास पॉलिटिकल विजडम की कमी। एग्जाम्पल के तौर पे 18th अमेंडमेंट बहुत अच्छी चीज है, लेकिन 18th अमेंडमेंट का आ जाना, यकदम आ जाना 2010 में, पिछले 10 सालों में इन आपके सूबों को चाहिए था कि इससे मैक्सिमम गेन कर लेते,
लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सके। कभी हम देखते हैं कहीं पर नर्सों ने हड़ताल कर दी है, सूबाई हुकूमत कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाए, कभी किसने कर दिया, कभी किसने कर दी, कभी क्या हो गया, वफाक कुछ और कह रहा है, सूबा कुछ और कह रहा है। तो आप इसको आहिस्ता आहिस्ता अगर लेके आते, अगर पॉलिटिकल विजडम होता तो आप इसको आहिस्ता आहिस्ता लेके आते। हाँ, यकदम ही जो है वो शब खून मार दिया, इख्तियारात पकड़ा दिए, तो वो आपकी प्रोविंशियल लीडरशिप उन 10 सालों में भी अभी उस कैपेबल नहीं हुई कि वो उस ऑटोनॉमी को सही मायनों में नीचे लेके जाएं। वो खुद सेंट्रलाइज्ड हो गई। पहले वफाक को कहते थे कि वफाक सेंट्रलाइज्ड हो गया, अब आपके 10 सालों में सूबे सेंट्रलाइज हो गए। मुझे बताएं किस सूबे ने सिस्टमैटिकली पिछले 10 साल में ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, एक मेरिटोक्रेटिक फॉर्म में लोकल बॉडीज करवाई, लोकल बॉडीज के इलेक्शन कराएं। जो हुकूमत आती है सूबे में वो अपनी मर्जी का बिल पास करके अपनी मर्जी के कि इससे हमें फायदा होगा। सो पॉलिटिकल विजडम ही नहीं है, जिना पॉलिटिकल विजडम है, इकबाल पॉलिटिकल विजडम है। आपको पॉलिटिकल विजडम की लीडरशिप चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी जो है ना लो डाउन होगी, पावर जो है वो सेंट्रिक होगी, कुछ अपने टेन्योर के लिए और कुछ जो पॉलिटिक्स से बाहर के लोग हैं वो अपनी सीटों के लिए। तो वो जो विजडम जब तक नहीं आएगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। लो जी, नेहरू रिपोर्ट, तो हमने जिना का तो केस जस्टिफाई कर दिया ना जी, कि जिना कैसे बाहर था जी, और वो बाहर कोई अपना एजेंट नहीं था अंग्रेजों का, एक पूरा स्टडी टूर गया हुआ था जनाब। पीछे से नेहरू रिपोर्ट बन गई। नेहरू रिपोर्ट में जनाब मुस्लिम तो थे, लेकिन वो मुस्लिम जो है वो ट्रू सेंस में मुस्लिम लीग के रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे। नेहरू रिपोर्ट आ गई। अब नेहरू रिपोर्ट में क्या है ऐसा, अभी करेंगे उस पर बात। नेहरू रिपोर्ट आ गई है जनाब, और नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट करना बहुत मुश्किल काम है। इतनी जबरदस्त रिपोर्ट है ऑन पेपर, उसको तो रिजेक्ट करेंगे आप ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इंटेंशन। इसके पीछे इरादा क्या था कांग्रेस का। नेहरू रिपोर्ट के पॉइंट्स का 14 पॉइंट्स के साथ अभी हम कंपैरिजन करने जाएंगे, लेकिन जब जिन्ना साहब वापस आए, जिन्ना साहब ने रिपोर्ट देखी, जिन्ना साहब ने रिपोर्ट देखी तो जिन्ना साहब ज़ाहिर पॉलिटिकल विजडम थी, तो समझ गए कि भाई आगे चल के होने क्या लगा इस रिपोर्ट के तनाजुर में। अगर ब्रिटिश मान गए तो इस रिपोर्ट ने तो मुस्लिम्स ऑफ इंडिया का फ्यूचर कॉर्नर कर देना, बिल्कुल कॉर्नर में लग जाएंगे। तो क्या करें, क्या करें। जिन्ना साहब ने जनाब सर आगा खान से रब्ता किया। सर आगा खान ने फिर ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का सेशन बुलाया। कैसा, यानी सिर्फ जब जब इसको रिजेक्शन करनी है नेहरू रिपोर्ट को, तो एक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग अकेली पार्टी को, और पार्टीज भी तो थी, खिलाफतिये भी मौजूद थे, अरारिये भी मौजूद थे, जस्टिस पार्टी भी थी, किसान पार्टी में मुसलमान थे, यूनियन पार्टी में मुसलमान थे, और कई डिवीजन मौजूद थी, जो है वो लीग के अंदर डिवीजन मौजूद थी। कि जी सारी मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा करो, जमीयत उलमा हिंद भी थी, सबको इकट्ठा करो और सब एक जुबान हो के नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट करें, ताकि जो इमेज जाए वो ये जाए कि 25% ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन इन इंडिया ने कलेक्टिवली नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट किया। एक आधी पॉलिटिकल पार्टी के रिजेक्शन से मामला सेट नहीं होना। तो जनाब जिन्होंने आगा खान को जनाब रिक्वेस्ट की, आगा खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बुलाई। ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बुला के उस कॉन्फ्रेंस में जनाब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के सामने, उनकी लीडरशिप के सामने मामलात रखे गए, और मामलात का एंड ये हुआ कि उस कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड हो गया कि मोहम्मद अली जिन्ना कलेक्टिवली, इस ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने मैंडेट दिया है मोहम्मद अली जिन्ना को कि ये हमारे बिहाफ पर कांग्रेस इसकी खिलाफत कमेटी, नेहरू कमेटी, जो नेहरू कमेटी बनी हुई है उससे बातचीत करे। पॉलिटिकल विजडम चेक कर रहे हैं। जिन्ना अब जब नेहरू कमेटी जिसने रिपोर्ट बनाई उससे बातचीत करेगा, तो जिन्ना एक पॉलिटिशियन नहीं है, जिन्ना मुस्लिम लीग का नुमाइंदा नहीं है, बल्कि जिन्ना ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का मैंडेट लेके बात कर रहा है, पूरे 25% मुस्लिम्स ऑफ इंडिया की तमाम छोटी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे के तौर पे। पॉलिटिकल विजडम इसको कहते हैं कि अगला जब आपको रिजेक्ट करेगा तो वो रिजेक्शन फिर 25% की तरफ से काउंटर रिएक्शन आएगा। सो कलकत्ते में मीटिंग जनाब, कलकत्ते में थी, कमेटी बैठी हुई थी, जिन्ना साहब पहुंचे, जिन्ना साहब वहां पहुंचे और जिन्ना साहब का कवरिंग लेटर
जो जिन्ना साहब के 14 पॉइंट्स का, अच्छा हमारे यहाँ ये भी बड़ा मशहूर है, जिन्ना साहब ने 14 नकात अंग्रेजों को पेश की, वो उस कमेटी को पेश की जो नेहरू कमेटी थी। जी एलाना की बुक है हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स ऑफ इंडिया करके नाम है उसका, तो उसमें जनाब वो 14 पॉइंट्स और उसका कवरिंग लेटर जो साल लगाया हुआ जिन्ना ने, जनाब इज्जत माब जनाब नेहरू कमेटी, मोतीलाल नेहरू साहब और फलाने फलाने फलाने, जनाब कमाल की रिपोर्ट है जनाब। इस रिपोर्ट ने तो जनाब अंग्रेजों को हिला के रख दिया। ये रिपोर्ट बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है। हाउएवर, अगर आप मेहरबानी करें ये मुस्लिम्स ऑफ इंडिया के 14 नकात अगर इसमें ऐड कर लें, अगर ये इसमें ऐड कर लें तो ये और बेहतरीन रिपोर्ट हो जाएगी। हम आपके साथ मिलके जनाब अंग्रेजों से प्रेशराइज करेंगे कि हमें ये यही चाहिए नेहरू रिपोर्ट। अब मसला ये है कि जिन्होंने कवरिंग लेटर में तो लिखा कि ऐड कर दें, लेकिन इन 14 नकात में से 7 पॉइंट्स ऐसे हैं जो ऐड नहीं होते, जो रिप्लेस होते हैं। अगेन पॉलिटिकल विजडम। सो अब हम देखते हैं फिर कि नेहरू रिपोर्ट और 14 पॉइंट्स के दरमियान वो कौन से बड़े 7 डिफरेंसेस हैं। यहां याद रहे सारी की सारी नेहरू रिपोर्ट को जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट्स में रिजेक्ट नहीं किया। मसलन नेहरू रिपोर्ट ने कहा डोमिनियन स्टेटस होना चाहिए इंडिया का, डोमिनियन स्टेटस कनाडा में भी चल रहा था, डोमिनियन स्टेटस ऑस्ट्रेलिया में भी चल रहा था, और भी 1-2 कैरिबियन के इलाकों में चल रहा था। तो 14 पॉइंट्स में उसका जिक्र नहीं है। इट मीन जिस पॉइंट का जिक्र नहीं है, याद रहे 14 पॉइंट्स में, इसका मतलब है कि जिन्ना साहब ने नेहरू रिपोर्ट के उस पॉइंट को ओन किया कि हाँ ये ठीक है, हम इस पे कोई अपनी बात नहीं कर रहे। तो नेहरू रिपोर्ट में था डोमिनियन स्टेटस, जिन्ना ने अपने पॉइंट्स में कहीं डोमिनियन स्टेटस के खिलाफ या उससे अलहदा कोई और चीज डिस्कस नहीं की। तो वो एज्यूम कर लें कि नेहरू रिपोर्ट के वो पॉइंट्स जिनको जिन्ना ने 14 पॉइंट्स में रिजेक्ट नहीं किया, वो पॉइंट्स ओके, उनसे कोई मसला नहीं। अगली बात, बायकैमरल लेजिस्लेचर, तो जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट्स में बायकैमरल लेजिस्लेचर का जिक्र नहीं किया। इसका मीन्स कि जिन्ना बायकैमरल लेजिस्लेचर को ठीक मान रहा है कि नेहरू रिपोर्ट का ये पॉइंट ठीक है। फिर एक होगी जनाब आपकी नेशनल असेंबली, एक होगी आपकी सेनेट। हाँ, उस वक्त के नाम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन आज जरा लोगों को आसानी से समझ आ जाए कि एक नेशनल असेंबली थी, उसमें एक सेनेट थी। नेशनल असेंबली के होंगे 500 मेंबर, जिन्ना ने कहीं भी अपनी 14 पॉइंट में इसका जिक्र नहीं किया कि जी कितने मेंबर होंगे टोटल, इट मींस के 500 ओके। सेनेट के होंगे 200 मेंबर, जिन्होंने अपने 14 पॉइंट में इसका जिक्र नहीं किया। इसका मतलब है जिन्होंने उसको अप्रूव किया, ओके किया। सही है जी। लैंग्वेज में जो कुछ उसके अंदर मेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज जनाब ऑफिशियल होगी और बाकी सारी लैंग्वेजेस भी उसके अंदर मेंशन है नेहरू रिपोर्ट में। जिन्होंने अपने 14 पॉइंट्स में लैंग्वेज का कोई जिक्र नहीं, इट मींस के उस पॉइंट को जिन्होंने, ये बात को समझना है कि जिन्ना ने 14 पॉइंट्स पेश किए हैं नेहरू कमेटी को कि ये हमारे 14 पॉइंट्स हैं, ये बराए मेहरबानी अपनी नेहरू रिपोर्ट में ऐड कर लें, तो मुस्लिम्स ऑफ इंडिया धनी हो जाएंगे, आपके शुक्रगुजार होंगे। इसके अलावा जो आपकी रिपोर्ट में है ओके। क्या था ऐसा कि जो ऐड जिन्ना कहता था कर लो, नेहरू रिपोर्ट कहती थी माफी दो जिन्ना साहब, ये नहीं हो सकता। अगले लेक्चर का इंतजार कीजिएगा। शुक्रिया।